हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक फीटर का ट्रेड का प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम लोग करने वाले हैं 75 क्वेश्चन। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कंप्लीट वीडियो, और साथ ही साथ आप लोग से एक ही चीज कहना चाहेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो पे व्यूज जाए। ठीक है ना, व्यूज आएंगे तभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में 75 क्वेश्चन है। कहता है कि कौन फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है। तो शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए कौन उपयुक्त है? द्रवीभूत रसायन। कहता है टेपर अनुपात यदि 1:6 है तो घुमाऊ कोण का स्पर्श रेखा कितना होगा? तो 1/12 होगा। कितना होगा? 1/12। तो टेपर अनुपात जो होता है वो क्या होता है? टेपर अनुपात जो होता है वो क्या होता है? बड़ी डी माइनस छोटी डी बटे में एल। ये टेपर अनुपात होता है, जिसका वैल्यू कितना दिया है? 1/6। आपको पूछा घुमाऊ कोण। घुमाऊ कोण क्या होता है? तो tan अल्फा बटे 2 घुमाऊ कोण होता है। अल्फा बटे 2 इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? बड़ी डी माइनस छोटी डी बटे में 2l होगा। बटे में क्या होगा? 2l होगा। 2l होगा, छोटी l। तो ये इसका वैल्यू कितना होगा? d माइनस छोटी डी बटे l का वैल्यू 1/6 इंटू 2, 1/12। तो राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस जो है तापमान से संबंधित है, किलोवाट आवर जो है विद्युत से, RH गुणांक रक्त से, रिएक्टर पैमाना जो है तो भूकंप को नापता है, तो आर्द्रता से संबंधित नहीं है। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता है? तो साइन बार किस साइज में नहीं होता है? तो साइन बार जो है 100 mm का होता है, 300 mm का होता है, 200 mm का होता है, लेकिन 500 mm का नहीं होता। आंसर जो होगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि सरफेस गेज से लाइन स्क्राइबर करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब के सतह के बीच के कोण कितना रखा जाता है? तो सतह के बीच का कोण कितना रखा जाता है? 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री। सरफेस गेज से लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब के सतह के बीच का कोण जो है 30 से 35 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने के एक विभाजक का मान जो है वो दिया है 1 mm। एक विभाजक का मान जो दिया है वो दिया है 1 mm। ठीक है, 1 mm दिया हुआ है। 1 mm दिया हुआ है। कहता वर्नियर पैमाने पर 20 बराबर विभाजन है जो मुख्य पैमाने के 16 विभाजन से मेल खाते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के अल्पत मान कितना होगा? लिस्ट काउंट कितना होगा? तो 7 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो 7 नंबर देखिए क्या कहता है, वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने का एक विभाजन का मान 1 mm है। कितना है? वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने का एक भाग का मान 1 mm है। ठीक है ना, 1 mm। वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने का एक भाग का मान कितना है? 1 mm है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में कि वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 mm है। नेक्स्ट है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान कितना होगा? वर्नियर कैलिपर के वर्नियर पैमाने का एक भाग का मान क्या होगा? तो देखिए वर्नियर पैमाने पर 20 बराबर भागों में विभाजित करता है जो मुख्य पैमाने के 16 विभाजनों से मेल खाते हैं। तो एक पैमाने का वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान कितना होगा? 16/20 होगा। 16/20 होगा। ठीक है ना, 16/20 होगा वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान। और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का एक भाग का मान 1 mm दिया था, तो वो क्या कर लेंगे अब? तो लिस्ट काउंट निकालना होगा, तो 1 में से 16/20 को घटा लेंगे। 1 में से 16/20 को घटाएंगे तो 4/20, यानी कि 1/5। 1/5 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.2 mm। 0.2 mm 0.2 mm। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? लिस्ट काउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? मुख्य पैमाने का एक भाग का मान। यही वर्नियर मुख्य पैमाने का एक वर्नियर कैलिपर के एक भाग का मान। ठीक है, माइनस जो होगा वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान, या वर्नियर कैलिपर के एक भाग का मान माइनस जो होगा मुख्य पैमाने का एक भाग का मान। तो ये 16/20 और 1, इसको दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा लिस्ट काउंट। नेक्स्ट है सेंटर पंच बनाया जाता है। तो सेंटर पंच किससे बनाया जाता है? तो सेंटर पंच जो होता है वो किससे बनाया जाता है? तो सेंटर पंच जो है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। किससे? हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सतह के हाई स्पॉटों को दूर करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? सतह के हाई स्पॉट को दूर करने के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? तो कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर जो होगा सी नंबर। 10 नंबर सवाल को देखेंगे। 10 नंबर सवाल क्या कहता है? चित्र में दर्शाए गए वर्कपीस को पृष्ठ में नर्ल किया जाना है। इसे नर्लिंग करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यदि कर्तन स्पीड आपका दिया है 20
मीटर प्रति मीटर भरण दिया हुआ इतना, तो यहाँ पे लगा समय ज्ञात करना, नर्लिंग में लगा समय ज्ञात करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, नर्लिंग में लगा समय इक्वल टू जो होता है, नर्लिंग में लगा समय वो काट की लंबाई जो है, ये जो कटा हुआ है ना, इसका लंबाई लंबाई कितना है 60, काट की लंबाई बटे में भरण गुना एन। तो काट की लंबाई बटे में भरण, भरण हो गया आपका 0.3 और गुना एन, एन निकालना पड़ेगा आपको, एन क्या करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू भी इक्वल टू होता है, भी इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000, पाई डी एन बटा में 1000, ठीक है ना, 1000। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी गुना 1000। तो भी कितना है, भी दिया हुआ 20, 20 गुना 1000, 20,000, 20,000। उसके बाद बटे में डी, पाई का मान यहाँ पे बैठा देंगे 22/7, 22 ऊपर में 7 दे देंगे, और नीचे में जो हो जाएगा वो डी का वैल्यू, कितना दिया हुआ है, तो डी जो है ये आपका जो है डायमीटर जो है वो 30 mm है, 30 mm। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो एन आएगा 212, एन आएगा 212। अब यहाँ एन का वैल्यू 212 बैठाएंगे, तो 60/0.3 गुना 212, एन का वैल्यू आप निकाल लिए इससे, भी इक्वल टू पाई डी एन से, जिसमें कि आपका जो वैल्यू है वो ये वाला जो है ये डी है, तो ये वाला डी है। तो एक बार और करते हैं, यहाँ पे लगा समय टाइम इक्वल टू जो होगा, नर्लिंग में लगा समय जो होगा वो काट की लंबाई 60 बटे में एन का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, भरण कितना दिया है 0.3 गुना में भरण हमारा 212, एन का वैल्यू 212 है, भरण गुना एन। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 600 और इसको 3 से भाग देंगे, तो 200 भागा में क्या होगा 212, तो 0 क्या होगा 0.94 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.94 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का डैश चेक किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का क्या चेक किया जाता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का क्या चेक किया जाता है, तो पिच डायमीटर चेक किया जाता है, क्या चेक किया जाता है, पिच डायमीटर चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर देखिएगा क्या कहता है, एक वर्नियर कैलिपर द्वारा माप करते वक्त मुख्य स्केल का पठन 25 mm और 28वां वर्नियर भाग मुख्य स्केल से मेल करता है, तो वर्नियर का लिस्ट काउंट 0.02 mm है, तो मापन क्या होगा। तो देखिएगा लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट 0.02 mm, ठीक है ना। अब मुख्य स्केल का पाठ्यांक कितना है, मुख्य स्केल का पाठ्यांक इस पर नजर दौड़ जाएगा, मुख्य स्केल का पाठ्यांक जो है 25, तो क्या होगा मेजरिंग वैल्यू जो होगा, मापन जो होगा, मेजरिंग वैल्यू जो होगा वो मैन स्केल का रीडिंग कितना है 25 मैन स्केल का रीडिंग, प्लस जो होगा प्लस हो जाएगा लिस्ट काउंट 0.02 इंटू जो होगा ये 28वां वर्नियर प्रभाग जो मुख्य स्केल से मेल करता है, तो 0.02 इंटू 28 दूना 56, तो 25.56 जो होगा इसका राइट आंसर होगा 25.56। इसका जो मेजरिंग वैल्यू आता है, मेजरिंग वैल्यू बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है मैन स्केल का रीडिंग प्लस जो होता है वर्नियर स्केल का रीडिंग, वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है 0.02 गुना 28, तो 0.56 को क्या करेंगे मैन स्केल में जोड़ देंगे, 25.56 राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि टीआईजी वेल्डन के लिए सामान्य प्रयुक्त गैस कौन सा है, तो टीआईजी वेल्डन के लिए सामान्य प्रयुक्त गैस कौन सा है, आर्गन है। क्या है, आर्गन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति वेल्डमेंट में हानिकारक प्रभाव डालता है, जिसे वेल्डमेंट में दरार पड़ जाता है। किसकी उपस्थिति वेल्डमेंट में हानिकारक प्रभाव डालता है, किसकी उपस्थिति बताइएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोजन की उपस्थिति जो है वेल्डमेंट में हानिकारक प्रभाव डालता है, जिसके कारण दरार पड़ जाता है। नेक्स्ट है कि थर्मिट वेल्डन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न स्लैग डैश है। तो थर्मिट वेल्डन प्रक्रिया के दौरान जो स्लैग उत्पन्न होता है वो कौन सा है, स्लैग जो है एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उत्पन्न होता है, स्लैग जो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, कौन सा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर
अलौह धातुओं की वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम लिया जाता है? तो कौन सा? डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर उपयोग में लाते हैं, डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर उपयोग में लाते हैं अलौह धातुओं की वेल्डिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व सॉकेट में डैश होते हैं, वामावर्त चूड़ी में या दायावर्त चूड़ी में? किसमें होता है? दक्षिणावर्त चूड़ी में। ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व में दक्षिणावर्त चूड़ी में होते हैं। किसमें होते हैं? दक्षिणावर्त चूड़ी में होते हैं। नेक्स्ट है फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या होता है? फोर्जिंग ऑपरेशन में जो होता है कार्यखंड पर तन्य बल प्रयुक्त होता है या कार्यखंड पर चुंबकीय बल प्रयुक्त होता है, संपीड़न बल प्रयुक्त होता है, या कोई बल प्रयुक्त नहीं होता है? तो फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या होता है? तो फोर्जिंग ऑपरेशन में संपीड़न बल जो होता है वो प्रयुक्त होता है। क्या होता है? संपीड़न बल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? चित्र में दिखाए गए बियरिंग को पहचानिए। ये कौन सा बियरिंग है? ये कौन सा? ठोस बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है, टेपर रोलर बियरिंग है, सेल्फ? तो कौन सा बियरिंग है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा थ्रस्ट बियरिंग है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ये जो बियरिंग आपको दिख रहा है ये थ्रस्ट बियरिंग है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन कि ऑफसेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रिया है। ऑफसेटिंग क्या है? अपसेटिंग जो है एक फोर्जिंग प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? जॉब की लंबाई बढ़ जाती है, जॉब की व्यास बढ़ जाता है, लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो क्या होता है अपसेटिंग में? तो अपसेटिंग में जो होता है लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन भंगुरता डैश है। हाइड्रोजन भंगुरता डैश है। हाइड्रोजन भंगुरता में क्या होता है बताइएगा? तो क्या होता है? संघांचय का बल एवं चरमलता बढ़ाने के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया हाइड्रोजनीकृत वातावरण में चलाया जाता है, या वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन भंगुरता क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का धातु में प्रवेश एवं प्रवर्ती विसरण के कारण धातुएं अधिक भंगुर एवं विभंग प्रवृत्ति के होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन भंगुरता कहते हैं। हाइड्रोजन भंगुरता किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी को देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का धातु एवं प्रवेश एवं प्रावर्ती विसरण के कारण धातुएं अधिक भंगुर एवं विभंग प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन भंगुरता कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा मृदुलता उन्नत मशीनियता, मृदुलता उन्नत मशीनियता वर्धित तन्यता प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबल से मुक्त एवं कण साइज को परिष्कृत करने हेतु इस्पात के ऊष्मा उपचार को क्या कहते हैं? इस्पात के ऊष्मा उपचार विधि को क्या कहते हैं? तो अनिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सब टफ टफ क्वेश्चन है, इसमें कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि चित्र में दर्शाए गए विधि का नाम बताइए। ये देखिए, ये फाइल है, फाइल से क्या कर रहा है? फाइलिंग कर रहा है, ठीक है ना? इस विधि का नाम बताना है। क्रॉस फाइलिंग है, ड्रॉ फाइलिंग है, स्ट्रेट फाइलिंग है, या वर्क फाइलिंग है? तो ये कौन सी फाइलिंग है? स्ट्रेट फाइलिंग कर रहा है। राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, स्ट्रेट फाइलिंग। नेक्स्ट सवाल की चित्र में दर्शाए गए वाशर को पहचानिए। ये जो वाशर है ये कैसा? स्प्रिंग वाशर है, टैब वाशर है, टेपर वाशर है, या टिक लॉक वाशर है? तो ये वाला जो वाशर है इसको क्या कहते हैं? तो ये वाला जो वाशर है इसको स्प्रिंग वाशर कहते हैं। स्प्रिंग वाशर जब नट को कसेंगे इसके ऊपर तो क्या होगा? ये ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना? तो ये क्या होगा? स्प्रिंग की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना? ये स्प्रिंग वाशर है। तो राइट आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि डैश लेथ के बाएं हाथ की ओर एक स्थिर इकाई होता है जिसका कार्य मुख्य मोटर से ड्राइव को कार्य तक संचालित करना होता है। तो कौन होता है? बाएं हाथ की तरफ जिसका कार्य जो है मुख्य मोटर से ड्राइव को कार्य तक संचालित करना होता है। तो क्या होता है? टूल पोस्ट होता है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, या बेड? तो क्या होता है? हेड स्टॉक होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक के पास बेड गैप बनाए रखने का क्या कारण है? हेड स्टॉक के पास बेड गैप बनाए रखने का क्या कारण है? तो गैप क्यों बनाए जाते हैं? तो बड़े व्यास वाली जॉब की मशीनिंग के लिए, बड़े व्यास वाली जॉब की मशीनिंग के लिए बेड के पास गैप बनाए जाते हैं। बेड के पास क्या बनाए जाते हैं? गैप बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि बिना गोलीयता वाले जॉब अच्छी तरह पकड़े जा सकते हैं, किससे? बिना गोलीयता वाले, बिना गोल जॉब जो है अच्छी तरह से किससे पकड़े जा सकते हैं? तो किससे पकड़े जा सकते हैं? तो राइट आंसर जो होगा फॉरजॉ चक से, फॉरजॉ चक से अच्छी तरह से पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है कि लेथ पर पीले चिन्ह का कार्बाइड टिम्ड लगाया जाता है उपकरण का उपयोग होता है निम्नलिखित में से किस सामग्री को स्टूल से मशीन पर बनाया जा सकता है? किस सामग्री से स्टूल पर मशीन से बनाया जा सकता है? तो किससे बनाया जा सकता है? स्टेनलेस स्टील से। लेथ पर जो होता है पीले पीले चिन्ह का कार्बाइड टिप्ड लगाया होता है, पीले पीले चिन्ह का, ठीक है ना? इस उपकरण का उपयोग होता है निम्न में से किस सामग्री का स्टूल बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर। 30 नंबर सवाल क्या कहता है? एक व्हील में एब्रेसिव एवं बॉन्ड
के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं? एब्रेसिव एवं बॉन्ड के मध्य अंतर क्या कहलाता है? तो मध्य अंतर क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। एक व्हील में एब्रेसिव एब्रेसिव जो होता है वो छोटा छोटा कण होता है। ग्राइंडिंग व्हील में जो कि कट करने का काम करता है। एब्रेसिव एवं बॉन्ड के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील वाला जो चैप्टर हम कराए उसको जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कहता ग्राइंडिंग पहिए में बी चिन्ह किस प्रकार के बॉन्ड का प्रतिनिधित्व करता है? बी चिन्ह जो है किस प्रकार के बॉन्ड का प्रतिनिधि करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? रेसिनॉइड बॉन्ड। रेसिनॉइड बॉन्ड बी चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? रेसिनॉइड बॉन्ड को, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम में क्या होता है? तो पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम में जो होता है वो होता है फिसलन की अनुमति नहीं होती। क्या होती है? फिसलन की अनुमति नहीं होती। पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम में फिसलन की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जब जीव क्रेन का उपयोग किया जाता है तो जीव क्रेन का उपयोग किस लिए करते हैं? ऊर्ध्वाधर उठाने के लिए या क्षैतिज ले जाने के लिए? तो जीव क्रेन का उपयोग किस लिए करते हैं? तो जीव क्रेन का उपयोग जो है दोनों कार्य के लिए, लोड को ऊर्ध्वाधर उठाने के लिए, लोड को क्षैतिज ले जाने के लिए, दोनों कार्य के लिए जीव क्रेन का उपयोग करते हैं। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन सा कथन वी वोल्ट से संबंधित नहीं है? वी वोल्ट से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन वी वोल्ट से संबंधित नहीं है? तो वी वोल्ट से कौन सा संबंधित नहीं है? इसका देखभाल आसान है, ये बात तो सही है। यह एक मजबूत ड्राइव है, इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए करते हैं, इसमें आवाज व कंपन कम होता है। वी बेल्ट में जो है आवाज और कंपन कम होता है। कौन सा संबंधित नहीं है? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये हेलिकल गियर के अधिक मात्रा में उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा मशीन उपयुक्त होता है? हेलिकल गियर के अधिक मात्रा में उत्पादन में कौन सा मशीन उपयुक्त होता है? कौन सा मशीन उपयुक्त होगा? 35 नंबर का राइट आंसर जो होगा हार्बिंग मशीन। राइट आंसर डी हो जाएगा। कहते यदि बोल्ट का आकार M30 है तो इसका मतलब क्या है? बोल्ट का आकार यदि M30 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यास जो है 30 mm है, मीट्रिक थ्रेड है। थ्रेड जो है M का मतलब मीट्रिक थ्रेड है और व्यास जो है वो आपका 30 mm का है, ठीक है ना। व्यास जो है 30 mm का है और थ्रेड जो है मीट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं कि चित्र में दर्शाए गए नॉट को पहचानिए। ये नॉट कौन सा है? स्लिप नॉट है या स्क्वायर नॉट है, डबल हिच नॉट है या बोबाइन नॉट है? तो राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर, ये जो देख रहे हैं नॉट, ये कैसा नॉट है? ये डबल हिच नॉट है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर, डबल हिच नॉट। नेक्स्ट है वायर लॉक का उपयोग करते हैं। वायर लॉक का उपयोग किस लिए करते हैं? वायर लॉक का उपयोग किस लिए करते हैं? तो वायर लॉक का उपयोग करते हैं किस लिए? तो वायर लॉक का उपयोग जो है वो जहाँ नट बहुत दूर दूर होता है, जहाँ नट जो है बहुत दूर दूर होता है वहाँ वायर लॉक का उपयोग करते हैं। जहाँ नट जो है बहुत दूर दूर है वहाँ पे वायर लॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्लोज टॉलरेंस की बड़ी मात्रा में हॉर्निंग के लिए क्या किया जाता है? क्लोज टॉलरेंस की बड़ी मात्रा में हॉर्निंग के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? मैनुअल स्ट्रैकिंग को पावर स्ट्रैकिंग से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। मैनुअल स्ट्रैकिंग को पावर स्ट्रैकिंग से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्लोज टॉलरेंस बड़ी मात्रा में हॉर्निंग के लिए, क्लोज टॉलरेंस की बड़ी मात्रा में हॉर्निंग के लिए मैनुअल स्ट्रैकिंग को पावर स्ट्रैकिंग से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता एक भाग के आयाम में उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उस उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं, सहिष्णुता कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक ड्राइंग में बीमा को 22 + - 0.01 mm दर्शाया गया है तो सहिष्णुता क्या होगा? टॉलरेंस क्या होगा? तो टॉलरेंस क्या होगा? उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे। तो 22.01 एक को घटाएंगे, 22 में 0.1 को घटाएंगे तो क्या होगा? 22 में 0.1 को घटाएंगे तो आपका जो होगा 21.99 और इसका अंतर क्या होगा? अंतर जो होगा 0.02 mm का, 0.02 mm का होगा अंतर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उच्चतम सीमा में निम्नतम सीमा को घटा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ उच्चतम सीमा क्या होगा? 22 में से 0.1 जोड़ लेंगे। निम्नतम सीमा क्या होगा? 22 में से 0.1 घटा लेंगे तो 21.99 और इसका जो टॉलरेंस होगा ये 0.2 mm होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, कहता एक टॉलरेंस बेसिक माप के एक तरफ दी जाती है उसको क्या कहते हैं? एक टॉलरेंस जो है बेसिक माप के एक तरफ दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस। एक तरफ दी जाती है उसको यूनिलेटरल, दोनों तरफ देगा तो बाइलेटरल, ठीक है ना।
एक टॉलरेंस बेसिक में आपके एक तरफ दी जाती है तो उसको यूनिलेटरल, और दोनों तरफ दी जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, बायलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, बियरिंग क्लियरेंस चेक किया जाता है। बियरिंग बियरिंग क्लियरेंस चेक किया जाता है कैसे, तो बियरिंग क्लियरेंस किससे चेक किया जाता है, फीलर गेज से चेक किया जाता है। किससे चेक किया जाता है बियरिंग क्लियरेंस, फीलर गेज से चेक किया जाता है। नेक्स्ट है चूड़ी की कैचिंग डैश से संबंधित है। चूड़ी की कैचिंग किससे संबंधित है, चूड़ी की कैचिंग जो है वो किससे संबंधित है, लेथ में चूड़ी कर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बी एस डब्ल्यू थ्रेड का कौन डैश होता है, तो BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर थ्रेड का कौन जो है कितना होता है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर का थ्रेड जो है बताना आपको कितना होता है, तो राइट आंसर जो होगा वो 55 डिग्री होगा। BSW का थ्रेड कौन जो होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री होता है। कितना होता है, 55 डिग्री, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या कि क्वेश्चन जो है ना इसी में से आएगा, जो हम करा रहे हैं ना एकदम इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक स्क्रू को खोलने व कसने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट और हेड स्क्रू, काउंटर सिंक और हेड स्क्रू, पेन हेड स्क्रू। एलन की का प्रयोग किसको खोलने और कसने के लिए करते हैं, एलन की का प्रयोग किसको कसने या खोलने के लिए करते हैं, तो हेक्सागोनल सॉकेट व हेड स्क्रू को खोलने और कसने में एलन की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये चादरी धातु कार्मिक की निहाई को कहा जाता है। कुछ चादर वाला धातु है उसकी निहाई को क्या कहा जाता है, हैमरिंग कहा जाएगा, स्निपिंग कहा जाएगा, छेनी चीजल या खूंटा से किससे किया जाएगा, निहाई को क्या कहा जाता है, तो स्टेक कहा जाता है, स्टेक खूंटा। चादरी धातु के कार्मिक की निहाई को क्या कहा जाता है, स्टेक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि आमतौर पर अच्छी किस्म के स्टेक बनाई जाती हैं। अच्छी किस्म का स्टेक किसका बनाएगा, रॉट आयरन, पिग आयरन, हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन, तो अच्छी किस्म का जो है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनता है। अच्छी किस्म का स्टेक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनता है। नेक्स्ट है कि एक रिवेट जोड़ में रिवेट का आरूपण उत्पन्न होता है किससे, छिद्र के पिच अधिक होने से, छिद्र का व्यास अधिक होने से, छिद्र रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक छोटा होने से, या रिवेट छिद्र प्लेट के कोने के पास होने से। एक रिवेट जोड़ में रिवेट का अपरूपण उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न करता है, रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक होने से, रिवेट का व्यास जो होगा वो प्लेट की मोटाई से, रिवेट का व्यास जो होगा प्लेट की मोटाई से अधिक या छोटा होने से क्या होगा, रिवेट जोड़ में रिवेट का अपरूपण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 50 नंबर कहता है एक रिवेट का प्रयोग लेदर वर्क में क्यों किया जाता है, स्नैप हेड रिवेट में, मशरूम हेड रिवेट में, काउंटर संक हेड रिवेट में, या बफरी केटिंग हेड हेड रिवेट में। एक रिवेट का प्रयोग लेदर वर्क में किया जाता है तो एक रिवेट का प्रयोग लेदर वर्क में किसके द्वारा किया जाएगा, बफरी केटिंग हेड रिवेट के द्वारा। नेक्स्ट है कि जल में कोलाइड सामग्रियों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल में कोलाइड सामग्रियों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ में नहीं होगा तो देखिए जल से, इसका लैंग्वेज बड़ा खराब रहता है, जल से कोलाइड सामग्रियों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जल से कोलाइड सामग्रियों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्पंदन कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट है कि जीआई पाइप निम्न में से डैश स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं, तो जीआई पाइप जो है वो कितने लंबाई में मिलेंगे, तो 6 मीटर की लंबाई में मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 53 तथा डैश को जोड़ने के लिए विलायक का उपयोग किया जाता है। डैश को जोड़ने के लिए विलायक का उपयोग करते हैं, पीवीसी पाइप, जीआई पाइप, एमएस पाइप या लीड पाइप। इसको जोड़ने के लिए विलायक पाइप का प्रयोग करते हैं, तो पीवीसी पाइप को जोड़ने के लिए विलायक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पानी के पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का उपयोग उद्देश्य क्या है, तो पानी के पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का क्या उद्देश्य है, 3 तरह का प्रवाह, 4 तरह का प्रवाह, 2 तरह का या 1 तरह का, तो क्या होगा 1 तरह का प्रवाह। नॉन रिटर्न वाल्व का क्या उद्देश्य है, 1 तरह का प्रवाह हो उसमें। नेक्स्ट है कि शान या होनिंग की परिपूर्णता की प्रक्रिया है, होनिंग डैश की परिपूर्णता की प्रक्रिया, बाह्य व्यास, सपाट सतहों, अंदरूनी व्यास या कुंडलीदार खांचा। होनिंग जो है किसकी परिपूर्णता का की एक प्रक्रिया है, तो किसकी परिपूर्णता का, अंदरूनी व्यास की परिपूर्णता की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि होनिंग अलाउंस डैश रखा जाता है, होनिंग अलाउंस जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 0.01 से 0.2 mm तक। नेक्स्ट है लेपिंग प्रक्रिया में ग्रीन रूज एक अपघर्ष एब्रेसिव होता है,
किसको ग्रीन रूज एब्रेसिव कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए? क्रोमियम ऑक्साइड, ऑक्साइड कार्बोनेट होगा, ऑक्साइड होगा, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। नेक्स्ट है डाइनाइट का उद्देश्य डैश के लिए होता है। तो डाइनाइट का उद्देश्य डैश के लिए है। तो डाइनाइट का उद्देश्य किसके लिए है? तो डाइनाइट का उद्देश्य जो है वो है क्षतिग्रस्त थ्रेड की चेसिंग व कंडीशनिंग के लिए। क्षतिग्रस्त थ्रेड की चेसिंग व कंडीशनिंग के लिए डाइनाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है टेपिंग में सर्वाधिक कौन सा टेप काम आता है? तो टेपिंग में सर्वाधिक कौन सा टेप काम आता है? सर्वाधिक काम जो आता है वो आता है आपका मीडियम टेप। मीडियम टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक 3.5 इंच व्यास का जॉब है, लेथ मशीन पर 240 आरपीएम में घूम रहा है, तो कटिंग स्पीड क्या होगा? v इक्वल टू क्या होता है? पाई डी एन बटा 1000। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कटिंग स्पीड क्या होगा? 1 इंच का व्यास, यदि 3.5 इंच व्यास का जॉब लेथ पर 240 आरपीएम में घूम रहा है तो कटिंग स्पीड क्या होगी? तो यहाँ पे जो है फीट में निकालना है, फीट में निकालना है। इंच में, इंच दिया है ना, इंच दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? फीट में निकलेगा। तो देखिएगा v इक्वल टू जो होगा पाई डी एन, तो पाई का मान 22/7, 22/7। उसके बाद व्यास जो है d जो है 3.5 है, इंटू m जो है 240 है, 240 बटे में जो है 12 इंच बराबर क्या होता है? 1 फुट होता है। 12 इंच बटे बराबर जो होता है 1 फुट होता है। यहाँ पे 1000 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 बार में चल गया, पॉइंट से 0 खत्म, 12 दूना 24, 5 दूना 10 गुना 22, 220 फीट पर मिनट जो होगा इसका स्पीड होगा। क्या होगा? 220 फीट पर मिनट जो होगा इसका स्पीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ड्रिल किए गए छिद्र के खुले सिरे पर, ड्रिल किए गए छिद्र के खुले सिरे पर बेल्ट हेड के लिए सपाट सीट निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉट फेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉट फेसिंग। कहता है सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रिल बिट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिल बिट। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है ट्विस्ट ड्रिल होता है फ्रंट कटिंग टूल पर, साइड कटिंग टूल पर, एंड कटिंग टूल पर या रियर कटिंग टूल पर। ट्विस्ट ड्रिल कहाँ होता है? तो ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो एंड कटिंग टूल पर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ड्रिल जिग की बुश बनाई जाती है, बुश किसकी बनाई जाती है? ड्रिल जिग की बुश किसकी बनाई जाती है? ड्रिल जिग के बुश किसके बनाया जाता है? कॉपर का, माइल्ड स्टील का, कार्बन स्टील का, किसका बनाया जाता है? बुश जो है, बुश आपका बनाया जाएगा किसका? कार्बन स्टील से। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है। जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है। जिग की बॉडी जो है स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है और इसका उपयोग छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग? प्लेट जिग का, सॉलिड जिग का, ड्रिल जिग का या चैन जिग का? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा किसका? सॉलिड जिग का। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ड्रिल किए गए सुराख का फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है? तो ड्रिल किए गए सुराख का फिनिशिंग किस ड्रिल के द्वारा किया जाता है? रीमर के द्वारा। रीमर के द्वारा क्या किया जाता है? ड्रिल के सुराख की फिनिशिंग की जाती है रीमर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कहता है निम्नलिखित रीमर में से की वे ग्रुप में छेद करने के लिए कौन सा रीमर प्रयुक्त होता है? तो की वे ग्रुप में छेद करने के लिए कौन सा रीमर का प्रयोग करते हैं? हेलिकल फ्लूटेड रीमर का, हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसमें हत्थे में डाला जाता है या लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टैंग। क्या कहते हैं? टैंग। तो राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कास्ट, रबड़, चमड़ा आदि रेतन के लिए प्रयुक्त फाइल क्या है? कास्ट मतलब लकड़ी, रबड़ और चमड़ा के रेतन के लिए कौन सी फाइल प्रयोग करते हैं? बस्टर्ड फाइल, रैप्स कट फाइल, एकल कट या दुई कट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैप्स कट फाइल का उपयोग करते हैं। किसका? रैप्स कट फाइल का उपयोग करते हैं लकड़ी, चमड़ा और रबड़ के आदि रेतन के लिए। नेक्स्ट है रेती की लंबाई मापी जाती है किसके द्वारा? होल से टिप तक, टिप से पॉइंट तक, टैंग से टिप या पॉइंट तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस क्या होगा? हिल से टिप तक, हिल से टिप तक रेती की लंबाई मापी जाती है हिल से टिप तक। नेक्स्ट है कि बेंच वाइस स्पिंडल किसके बने होते हैं? बेंच वाइस का स्पिंडल किसका बना होता है?
तो बेंच वाइस का स्पिंडल मृदुल स्टील का बना होता है, मृदुल स्टील का बना होता है। नेक्स्ट सवाल की है, जॉब प्लेट में दांत कटे होते हैं। जॉब की सुंदरता बढ़ाने के लिए, जॉब की हार्डनेस बढ़ाने के लिए, जॉब की पकड़ बनाने के लिए। जॉब प्लेट में दांतें कटे होते हैं जॉब की पकड़ बनाने के लिए। दांतें क्यों कटी होते हैं? पकड़ बनाने के लिए। नेक्स्ट, किसी भी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता डैश है। स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता बताना है, तो क्या है? श्यानता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 74, तथा निम्नलिखित में से अस्थाई स्नेहक कौन सा है? अस्थाई स्नेहक कौन सा है? तो ग्रेफाइट जो है अस्थाई स्नेहक। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग की गोलियां डैश धातु की बनी होती है। गोली जो होता है छोटी छोटी बॉल बेयरिंग में, वो कौन सी धातु की बनी होती है? निकेल, क्रोमियम, स्टील का बना होता है। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यदि सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।